गर्मी की छुट्टियां ही शुरू हो चुकी थी। शाम के वक्त शहर के एक पुराने से कैफे में 4 दोस्त बैठे हुए थे। आरव, कबीर, सिया और मीरा। चारों बचपन के दोस्त थे। वो लोग शायद समर वेकेशन बिताने का प्लान बना रहे थे। कॉफी के कप से उठती भाप को देखकर आरव बोला, यार इस बार समर वेकेशन में कुछ अलग करते हैं। गर्मी ही इतनी पड़ रही है, शहर में रहकर तो दम ही घुट जाएगा। यार तू सही कह रहा है, इस बार गांव चलते हैं। असली शांति वहीं मिलेगी। खुले खेत, ठंडी रातें और बिना किसी डर के नींद। हाँ यार, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। इस बार का समर वेकेशन हम गांव में ही बिताएंगे। अगर ऐसी बात है तो हम मेरे दादाजी के गांव चलते हैं, चंद्रपुर। इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा। चारों ने मिलकर तय किया वे मीरा के दादाजी के गांव ही जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस बार का समर वेकेशन कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शाम का वक्त था। गाड़ी सड़क पर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर दूर दूर तक फैले खेत, हरे भरे पेड़ और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। यार, गांव की रातें कितनी शांत होती होंगी ना। हाँ, और अगर उस शांति में भूत मिल गया तो और भी मजा आएगा। उसकी बात पर सब हंस पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह हंसी जल्द ही खामोशी में बदलने वाली है। जल्दी ही वे चारों दादाजी के घर पहुंच जाते हैं। अरे मेरी पोती कितनी बड़ी हो गई है। बहुत लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी बच्ची। जी दादाजी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। रात को खाने के बाद सब आंगन में चारपाई पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी दादाजी गंभीर आवाज में बोले, सुनो बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लो। रात के समय कुछ भी हो, घर के पीछे वाले हिस्से में मत जाना। वहां एक पुराना तालाब है। लोग उसे छाया वाला तालाब कहते हैं। गांव में माना जाता है कि उसमें एक औरत का साया रहता है, जिसने बरसों पहले इस तालाब में कूदकर जान दे दी थी। तब से वहां रात के वक्त कोई आता जाता नहीं, और जो भी रात में वहां जाता है वो सुरक्षित नहीं लौट पाता। मुझे लगता है गांव में भी हॉरर स्टोरी का माहौल चल रहा है। दादाजी की आंखें इस बार गंभीरता से भरी थी, मानो उनके साथ भी कोई डरावना किस्सा घटा हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। रात के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता, और ना ही तुम चारों में से कोई वहां जाएगा। चलो, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग भी आराम करो। रात के लगभग 12 बज रहे होंगे। आरव, कबीर, सिया और मीरा तो अलग अलग कमरों में सो रहे थे। अचानक बाहर से हल्की पानी की आवाज आई, जैसे कोई पानी में कूद गया हो। पानी की आवाज सुनकर मीरा नींद से जाग जाती है और वो उठकर खिड़की से बाहर झांकती है। उसे दूर तालाब के पास एक औरत खड़ी दिखाई देती है। घबराहट के मारे वो सिया को भी उठा देती है। सिया, मुझे लगता है कोई तालाब के पास खड़ा है। अरे यार, इतनी रात को कौन होगा वहां? तेरा बहम होगा और कुछ नहीं। चल, अब चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। अरे क्या हुआ मीरा, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? अरे यार, पता नहीं इसने आधी रात में क्या देखा, मुझे भी उठा दिया। अरे यार, मैं झूठ नहीं बोल रही कबीर, मैंने सच में तालाब के पास किसी को खड़ा देखा। देखने में वो औरत की जैसे लग रही थी। अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं। इतनी हिम्मत वाला कौन है जो इतनी रात गए उस तालाब के पास भटक रहा है? अरे यार रहने दो, दादाजी ने मना किया उतर जाने से। और अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो? अरे यार, कुछ अजीब नहीं होगा। जो दादाजी ने बताया वो बस कहानी थी। कुछ ही देर में चारों दोस्त तालाब के किनारे खड़े हुए थे। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कांच की सतह हो। मगर थोड़ी देर बाद ही अचानक पानी में हलचल शुरू हो गई। तुम लोगों ने देखा? अचानक पानी में हलचल होने लगी, जबकि अभी तक पानी बिल्कुल स्थिर था।
यार मेरी मानो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है कि मीरा जो कह रही थी वो सच था। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। सभी वापस घर लौट आते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। उसी रात लगभग 1 बज रहे होंगे, तभी घर की छत पर से पायल की आवाज आने लगती है, मानो जैसे कोई छत पर चल रहा हो। अरे यार, अब ये क्या भला है भाई? इस समय छत पर कौन होगा? अरे यार, पता नहीं क्यों जब से उस तालाब के पास से आया हूँ तब से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो रुक, मैं देख कर आता हूँ। रुक जा आरव, अभी आवाज के पीछे जाना सही नहीं होगा। हम कल देखेंगे क्या है क्या नहीं। अगले दिन चारों दोस्त एक साथ आंगन में खड़े कुछ बातें कर रहे थे। इस बार चारों ने तय किया, जो भी है आज सच जानकर रहेंगे। तालाब के पास पहुंचते ही हवा तेज हो जाती है और पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, मानो किसी खतरे का संकेत दे रहे हो। तभी पानी में से एक साया बाहर निकलता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। चारों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी दादाजी भी वहां आ पहुंचते हैं। दादाजी, आप यहाँ? मैंने मना किया था तुम लोगों को यहाँ आने से, मगर तुम सब फिर भी यहाँ आ गए। तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चों। दादाजी की आंखें उस साए पर टिकी हुई थी। उन्होंने देर न करते हुए जल्दी से हनुमान जी का लैकेट निकाला और उस साए के आगे कर दिया। हनुमान जी के लैकेट को देख वो साया हवा में कहीं गायब हो गया। सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बात नहीं मानी और आपके मना करने के बावजूद भी हम तालाब के पास जा पहुंचे। हाँ दादाजी, हम सबको माफ कर दीजिए। अरे बेटा, बात माफी की नहीं है। तुमने मेरी बात ना मानकर अपनी जानें जोखिम में डाल दी थी। आज अगर मैं वक्त रहते तुम्हारे पास ना पहुंच पाता तो तुम सबके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। इसलिए कहा जाता है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, खासकर बड़े बुजुर्गों की। आज के बाद मैं बड़ों की बातों का फिर कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।